स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2019 में हुई थी, प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 1 to 5th जो क्लास है वहाँ तक। तो उसमें जो आपका पार्ट आपका है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, तो इसके 2019 में जो पेपर आया था, तो इसके 30 के 30 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका आया था, किसने बहुबीमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो आपका सही आंसर होगा गार्डनर। ठीक है, गार्डनर इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन, यानी कि जो डिसलेक्सिया बीमारी है, देखिए ये जो क्वेश्चंस आपका आया है ये अधिगम अक्षमता से आया है, जो कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? रीडिंग या स्पेलिंग या पढ़ने या बर्तने संबंधी जो कठिनाई होती है उसको ये होती है, या फिर एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने में, या स्टैंडिंग खड़े होने में, या फिर स्पीकिंग बोलने में। तो आपको बताना है कि किस तरह की कठिनाई बच्चे को होती है यदि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग और स्पेलिंग। यानी कि डिसलेक्सिया जो आपकी अक्षमता है उसमें आपको पढ़ने में और स्पेलिंग यानी कि बर्तनी संबंधी क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा इसका ए। चलिए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की भूमिका एक इंक्लूसिव जो क्लासरूम है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से पूछ रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा आपका ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, शुड बी डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करना चाहिए। या फिर शुड बी इनकरेज्ड, प्रेरित करना चाहिए। या फिर शुड बी स्टॉप्ड, रोक देना चाहिए। या फिर शुड नॉट बी अलाउड, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की जो वृद्धि है वो संबंधित है किससे? फिजिकल डेवलपमेंट से, या फिर सोशल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट से, या फिर मोरल डेवलपमेंट से। तो 4 आपके ऑप्शन है, बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की जो वृद्धि है वो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली लिया गया है। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बीच बीच में इसको लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है कब से? ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था से, प्री चाइल्डहुड स्टेट यानी कि पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, या फिर ऑप्शन डी स्टेज ऑफ इन्फेंसी। तो आपको बताना है कि जो मानव विकास है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्भावस्था से। जो मानव विकास है उसका प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। ठीक है, और जन्म के उपरांत आपने पढ़ा होगा कि कई सारी अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है प्रक्रिया। ठीक है, डेवलपमेंट की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं।
द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं कौन? E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, आर एम गैने, I.P. पावलोव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, R.M. गैगे। ठीक है, तो R.M. गैगे इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? देखिए डायरेक्टली एक कथन दिया गया है और आपको बताना है कि ये कथन किसने दिया है। तो जरसील्ड, स्टैनले हॉल, सिम्पसन या फिर क्रो एंड क्रो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल है, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? देखिए माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, ये कई सारी टीचिंग्स होती हैं। तो आपको बताना है कि जो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण है उसमें कितना टाइम लगता है या कितने मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण आपका हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 36 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट्स या ऑप्शन डी 30 मिनट्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 36 मिनट का टाइम लगता है आपका माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 10। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका? देखिए डायरेक्टली कथन यानी कि इससे साफ स्पष्ट है कि आपका यूपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 2-3 जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली कथन पर आने वाले हैं। ठीक है, तो कथन पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रोस। ठीक है, रोस ने कहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका दिया गया है ये। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी कि कोई बच्चा है, कोई छात्र है, अगर वो समस्यात्मक बालक है तो शिक्षक की क्या भूमिका वहाँ पर होनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पनिश द चाइल्ड, बच्चे को दंड देना चाहिए। ऑप्शन बी इग्नोर द चाइल्ड, इग्नोर कर देंगे बच्चे को आप। या ऑप्शन डी बच्चों को परामर्श देंगे। या ऑप्शन डी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को आप क्या करेंगे? परामर्श देंगे। बच्चों को क्या करेंगे? परामर्श देंगे, यानी कि बच्चे को प्रोवाइड करेंगे आप काउंसलिंग। ठीक है, बच्चा अगर कोई समस्यात्मक बच्चा अगर है क्लास के अंदर तो उसको आप परामर्श करेंगे। ठीक है ना, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू। जो पाठ्य सामग्री सहगामी प्रक्रियाएं हैं वो संबंधित हैं किससे? शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या फिर छात्रों के वृत्तिक विकास से, यानी कि ऑप्शन डी मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के मानसिक विकास से। तो उसका सही आंसर होगा आपका जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली जो रिलेटेड होती हैं किससे होती हैं? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट का जो सर्वांगीण विकास हो सके उसी के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज इसमें कराई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन ए कॉलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी B.S. ब्लूम, ऑप्शन 4 डी थॉर्नडाइक। तो बताना है आपको अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत उन्होंने दिए हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने, ब्लूम्स ने। आपको पता होगा कि जो अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है B.S. ब्लूम ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा, ये लीजिए। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है?
किसी बच्चे की शिक्षा है, अगर उसमें कोई अवरोध हो रहा है तो उससे क्या मतलब है आपका? ऑप्शन ए, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। ऑप्शन बी, बालक का विद्यालय न जाना। ऑप्शन सी, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। या ऑप्शन डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो क्या होगा आपका सही आंसर इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 का आप जवाब दीजिए। सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर एक ही कक्षा में रह रहा है तो हम कहेंगे कि यह शिक्षा में क्या हो रहा है? अवरोधन, शिक्षा में स्टैग्नेशन हो रहा है। ठीक है, स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज, देखिए आप जब टीचिंग करते हैं किसी भी क्लास में तो उस टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको किस कौशल का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज संबंधित, मतलब यानी कि जिसमें जो क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज से संबंधित कुछ प्रश्न आप पूछते हैं बच्चों से, तब उसको उस प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर उस चैप्टर को आप पढ़ाते हैं बच्चों में। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका होगा, देखिए ऑप्शन 4 दिए गए, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या फिर स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ क्लोजर, समापन कौशल, या स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो कौन सा जो आपका प्रीवियस नॉलेज जो आनी चाहिए, कौन सा टेस्ट आप करेंगे उसको हम बोलेंगे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, सही आंसर इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना कौशल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है, एक तरफ कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है आपको। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए कॉलम ए में आप देखेंगे एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वसन की अनुसूची, सार गर्भिता का नियम या अनुकूलन। ठीक है, कॉलम बी में गेस्टॉल्ट, पियाजे, थार्नडाइक और स्किनर। आपको बताना है कि एनिमल इंटेलिजेंस है, इसको किसने इसके विषय में किसने जो नियम सिद्धांत या किसने दिए ये आपको बताना है। ठीक है, या पुनर्वसन की जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, इस वाले कॉलम के अनुसार इसको इससे मिलाना है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम इसका सही अगर आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा आपका, आंसर इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, जो आपका एनिमल इंटेलिजेंस है, एनिमल इंटेलिजेंस जो दिया गया वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस दिया आपका। ठीक है, और जो आपका पुनर्वसन की अनुसूची है ये दी है आपकी स्किनर ने, और सार गर्भिता का जो नियम है ये आपका दिया है गेस्टॉल्ट। ठीक है, और अनुकूलन एडेप्टेशन जीन पियाजे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको मिलान करना था इसका। ठीक है, सही आंसर इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंत संबंध का सिद्धांत, या ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। तो सही आंसर इसका आपका होगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपका होगा डी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। ठीक है, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ठीक है, कभी समाप्त होता ही नहीं है। तो सही आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी है संविधान के किस संशोधन से? तो सही आंसर आपका होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वें या 22वें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा है एक मौलिक अधिकार बन गई है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगली। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए
मैकडोगल्स, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी सिम्पसन, या ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो सही आंसर इसका आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए मैकडोगल। ठीक है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया? मैकडोगल ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन ए इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, या एडोलेसेंस। तो सही आंसर इसका आपको होगा ऑप्शन नंबर बी चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है किसने? कोल तथा ब्रूस ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? देखिए कथन ये आपको ध्यान रखना है। 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कथन से मिलेंगे देखने के लिए आपको, तो ये आपको थोड़ा फोकस करना है इन चीज़ों पर और थोड़ा सा चीज़ों को याद करके तब जाना है। ठीक है ना, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये आपका किसने कहा है? ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सेम आपका वही सीन है, सूची दी गई थी, लिस्ट ए लिस्ट बी, आपको मिलान करना है। ब्रूनर ने क्या किया, आसुबेल ने क्या किया, ग्लेजर ने क्या किया, और फिर आपका नीचे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा हम जूम थोड़ा इसको कम करना पड़ेगा। ये देखिए डी आपका है गार्डन, तो ये आपको बताना है, इसको मिलाना आपको करना है। ठीक है ना, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। यानी कि देखिए बात करें अगर हम तो ये आपका ब्रूनर जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्रूनर संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। ठीक है, ब्रूनर डायरेक्टली आपका संबंधित है किससे? ये संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। आसुबेल की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर 3 से अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। और ग्लेजर आपका ग्लेजर की बात करें तो ग्लेजर आपका डायरेक्टली यहाँ ए से 1 से सॉरी, और आपको जो गार्डनर है डी जो संबंधित है आपका ये किससे है? ऑप्शन ये इससे। ठीक है, साइनेटैक्सिक शिक्षण प्रतिमान से। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, कोई नहीं। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 3, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण, ऑप्शन ए डाटा कलेक्शन, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, या डी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण यानी कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या की पहचान करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, ये कह रहा है कि जो बालक है उसका अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा? जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए। देखिए पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए, यानी कि नहीं होगा ये आंसर आपका। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये आपको सही आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा आपके बच्चे पर वो संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्ष होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, नहीं भाई ये नहीं होगी। टीचर्स विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रंस पैसिव, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। देखिए ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, तो इसमें जो है बालक का अधिगम में जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5,
स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए सामान्यकरण, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण या डी तैयारी। तो सही आंसर इसका आपका होगा प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइट या फिर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। तो सही आंसर इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इंट्यूटिव स्टेज या ऑप्शन बी आइकॉनिक स्टेज, ऑप्शन सी सिंबॉलिक स्टेज या फिर ऑप्शन डी इनएक्टिव स्टेज। तो सही आंसर इसका आपका होगा ऑप्शन ए आंत प्रज्ञात अवस्था यानी कि इंट्यूटिव स्टेज। ठीक है, ये आपका ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका अंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, मॉरिसस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ठीक है, जो मॉरिसस का शिक्षण प्रतिमान है उसमें उसने 5 पदों का वर्णन किया है। वो 5 कौन कौन से हैं? प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमुलेशन या फिर रिसाइटेशन। ठीक है, तो ये 5 आपके हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको बताना है इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले सेकंड, यानी कि पहले आपका एक्सप्लोरेशन, पहले खोज करेंगे, उसके बाद आप प्रस्तुत करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद आप वाचन या अभिव्यक्तिकरण अभिव्यक्त करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, संगठन करेंगे, और उसके बाद आपका जो होगा, नहीं सॉरी, ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए, सबसे पहले आपका होगा एक्सप्लोरेशन खोज, ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, ठीक है, उसके बाद आपका एसिमिलेशन, और उसके बाद आपका होगा ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद होगा आपका रिसाइटेशन। ठीक है, तो ये आपका जो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले की। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वैल्यूइंग। ठीक है, अनुमूल्यन, ये इसका सही, ये संबंधित नहीं है आपका। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखिए, कर्व ऑफ लर्निंग, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, हर बार कोई न किसी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना है। अधिगम वक्र जो होता है, अधिगम कर्व जो होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा वक्र नहीं है? देखिए, अधिगम के जो वक्र होते हैं 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका सरल रेखीय वक्र होता है, ठीक है, एक आपका उत्तरोत्तर वक्र होता है, एक आपका नदोत्तर या फिर नतोदर, और थर्ड फोर्थ आपका होता है मिश्रित वक्र। ठीक है, मिश्रित वक्र। तो आपको बताना है कि इस अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल, ये आपका वक्र नहीं है। ठीक है, अधिगम का वक्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये आपका सरल रेखीय वक्र, ठीक है, अधिगम की मात्रा इधर दिखाई गई है, कितना अधिगम हो रहा है। ठीक है, और इधर आपको दिखा रहा है कि जितना अभ्यास हो रहा है, जैसे जैसे अभ्यास बच्चा कर रहा है वैसे वैसे ही उसी स्पीड से उसमें अधिगम हो रहा है। ठीक है, ये होता है आपका समान निष्पादन वक्र, इसको हम बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। सेकंड आपका होता है कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है? अभ्यास कर रहा है बच्चा धीरे धीरे, इधर क्या थोड़ा सा मुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ कहीं उसका जो अधिगम है वो एक पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, ये इसका कर्व है आपका, इसको बोलते हैं आपका कन्वेक्स कर्व। थर्ड आपका होता है कॉनकेव कर्व, ये देखिए। फोर्थ आपका होता है मिश्रित वक्र। ठीक है, तो इस वक्र के जो आपका अधिगम वक्र है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा एक न कोई इसी में। ठीक है, चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।